Hello everyone, welcome back to our channel कॉमर्स अध्यापिका। सो लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को ख़त्म कर लिया था। अब आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को शुरू करेंगे। अब इसको बिल्कुल एक कहानी की तरह समझना और शांति से बैठकर सुनना, ओके? सो एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर whereas हेनरी फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे ना, आपने हर जगह पर यही नोटिस किया होगा कि वो यही सजेशन दे रहे थे कि मैनेजर को ये करना चाहिए, मैनेजर को वो करना चाहिए। तो हेनरी ने ना मैनेजर से डील किया था कि इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो वर्कर्स की एफिशिएंसी की बात करते हैं। मतलब मैनेजर के लेवल पर नहीं, नीचे वाले वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है? सो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एंड योर नॉर्मल MCQ क्वेश्चंस एज वेल। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर, ओके? सो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन था? ही वॉज अ mechanical engineer and he focused on increasing the efficiency of the workers so that he can optimize the utilization of resources. इसका क्या मतलब बना बेटा? ये दोनों वर्ड्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखो। सबसे पहला एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनको किस तरीके से मैनेज करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है? सो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाएं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेस का, ठीक है? ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट विल फेच यू मार्क्स, ओके? सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे को वर्कर्स की एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एन ऑप्टिमल लेवल की बात की थी, ओके? हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ने मैनेजर्स को गाइडेंस दी थी कि आप कैसे मैनेज करो एक ऑर्गेनाइजेशन को, वेयरएज एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए गाइडेंस दी थी। अगर किसी को नहीं पता तो ये एक चार्ट बनाओ या फिर ये पिरामिड बनाओ कि यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स आते हैं एंड देन वर्कर्स आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, एंड ये टॉप लेवल के जो या मिडिल लेवल या लोअर लेवल भी, बट मैनेजर्स की जब हम बात कर रहे थे तो हम हेनरी की बात करते हैं, ओके? सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखकर आए हो तो मैंने वहाँ पर आपको साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में फ़र्क समझाया था, राइट? सो अब हम इस प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपकी मम्मी खाना बना रही है, ओके? अब हम ये इमेजिन करते हैं आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है? आप, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपकी बहन, ओके? सो आप 4 लोगों की फैमिली हो। जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो वो थोड़ा सा नमक डालती हैं। उन्होंने वो मेजरमेंट कर रखी है कि मैं इतना ही नमक डालती हूँ तो मैं इतना ही अगले दिन भी डालूँगी क्योंकि मेंबर्स तो सेम ही रहेंगे, राइट? लेकिन क्या होता है कि अगले दिन आपके मामा आ जाते हैं। अब आपके मामा की फैमिली आई है तो उनकी फैमिली में 4 और लोग हैं, ठीक है? तो आपकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा दिमाग लगाती हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल बना देती हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या सोचती हैं, 4 चम्मच नमक, चलो 4 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है? अब इतना तो कोई भी नहीं होता कि 4 चम्मच ही डाले, बट मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है? तो उन्होंने 4 चम्मच नमक कल के तरह आज भी डाल दिया अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो काम बिगड़ जाएगा, है ना? तो जो टेलर का ये प्रिंसिपल है वो भी इसी चीज़ की बात करता है। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़
जो या तो आप अपने एक्सपीरियंस से करते हो, या अपनी इंट्यूशन से करते हो, या फिर आप हिट और ट्रायल मेथड लगाते हो। क्या मतलब? जैसे आपकी मम्मी ने रूल ऑफ थंब अपनाया, मतलब कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की, जैसे वो अपने पास्ट में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करते थे उन्होंने अगले दिन भी वही किया, ठीक है। या फिर हिट एंड मिस मेथड, मतलब कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, है ना, कि अगर ये काम नहीं किया चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ये काम कर जाएगा शायद, तो हम हिट और ट्रायल से देखेंगे कि कौन सी चीज़ काम करती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, अगर आपके घर का मीटर खराब हो गया है, अभी भी कोई भी इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल नहीं है, तो आप और आपके पापा उसको ठीक करने के लिए जाते हो, तो आप क्या करोगे, हिट और ट्रायल करोगे, चल ये वाली तार ना इसको थोड़ा सा हिला के देखते हैं, इस वाले को हिला के देखते हैं, शायद काम बन जाए, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल हो रहा है, आपको पक्का नहीं है कि कौन सा चीज़ काम करेगी और करेगी भी या नहीं करेगी, ठीक है। वैसे एक इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन मतलब कि मैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि यार आज बारिश हो सकती है, मतलब मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो टेलर ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम नहीं चल सकता कि आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इंट्यूशन के बेसिस पे, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हो, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ी एंटिटी है, उनके पास बहुत सारा काम है, और अगर वो ऐसे हिट एंड ट्रायल करने लग गए या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करने लग गए, चलो पास्ट में तो ऐसे काम किया था, आज भी ऐसे काम कर लेते हैं, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू फेल। यस, क्योंकि हमारे जो आज की एनवायरनमेंट है वैसी कल रहेगी या नहीं रहेगी किसे पता, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोडक्शन का तरीका लगा रखा है, कल को वो मशीनरी ही ऑब्सोलीट हो जाए, फिर क्या करोगे, है ना। अगर वो आउटडेटेड हो जाए फिर क्या करोगे, जैसे नोकिया के केस में हुआ, है ना। नोकिया ने क्या कहा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये रूल ऑफ थंब का नोकिया, उसने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करती चली गई और ये सोचती चली गई कि चलो मैं तो चलती जाऊंगी, मतलब मेरा काम तो मैं उसी तरीके से करूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं लाऊंगा, तो वहीं पर उसने गलत किया। इसलिए टेलर ने बोला कि हर जॉब को करने के लिए आपको एक साइंटिफिक इंक्वायरी करनी होगी, मतलब आपको कुछ तरीके बनाने होंगे, प्रिस्क्राइब्ड तरीके, कि हाँ ये काम ऐसे ही होगा, इससे अलावा आप कुछ नहीं करोगे। तो आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करो, उसके बेसिस पे एक वर्क को डिज़ाइन करो, रादर देन अपने एक्सपीरियंस या इंट्यूशन या हिट एंड ट्रायल मेथड पे, ठीक है। बेटा ये थोड़े से प्रिंसिपल्स टफ हैं, बट एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना एंड ग्रैस्प करने की कोशिश करना, ओके। सो टेलर के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर चीज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड्स पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका आगे का पॉइंट है कि साइंस डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट, ओके। सो सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक बेसिस पे होने चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट बना के करो, ठीक है। ऐसे कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटेगी, ये कॉज और इफेक्ट है ना, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लूंगी, ये साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, रादर देन मेरा रूल ऑफ थंब पर जाना, ओके। सो टेलर ने ये कहा था। उसके बाद टेलर का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज वन बेस्ट मेथड दैट कैन बी डेवलप्ड, ओके। वो ये कहते हैं कि हर काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है, और वो जो बेस्ट तरीका है ना, आप उसको बैठकर डेवलप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क एनालिसिस करते हैं। अभी के लिए ये समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जब हम टेक्निक्स करेंगे टेलर की तो ये आ जाएगा, ओके। सो हम इस प्रिंसिपल को अब सम अप करते हैं कि टेलर ने ये बोला कि आप रूल ऑफ थंब पे डिसीजंस नहीं ले सकते, साइंटिफिक इंक्वायरी पर ही ले सकते हो। सारे के सारे डिसीजंस साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होने चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाने वाले होने चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है, और वो बेस्ट तरीका आप डेवलप कर सकते हो वर्क एनालिसिस के थ्रू, और वो वर्क एनालिसिस जो है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
अब इस पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। हार्मनी का मतलब होता है म्यूचुअल कोऑपरेशन रखना, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअली कोऑपरेट करना, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखना, एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना सोचना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप और आपके 4 क्लासमेट्स एक ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 4 अलग अलग लोग हो तो आपके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, है ना। और जब हमारे अलग ओपिनियंस होते हैं बेटा, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ईजिली हो जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ में होता है। जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आता है ना बेटा, जहाँ पर भी आप लोगों के ओपिनियंस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मैच नहीं करते हैं, वहाँ पर आप लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आओगे ही आओगे, ठीक है। सो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के ओपिनियंस के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखो, है ना। तो उसी को हम हार्मनी कहते हैं। हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के ओपिनियंस को सपोर्ट करना, ठीक है। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जब आपके ओपिनियंस एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मैच नहीं कर रहे हैं तो आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। तो यही होता है। नेक्स्ट टेलर का प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दिस इज नॉट ओके। हाँ, सो व्हाट डिड टेलर से। अब ये याद रखने के लिए इतना दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है, सिर्फ ये डायग्राम याद रखो। ये फिस्ट है, मतलब ये एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना रेसलिंग, बॉक्सिंग, हाँ वैसा सॉर्ट ऑफ थिंग है। सो टेलर ने क्या कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके की पार्टीज होती हैं, ठीक है। पहली होती है वर्कर्स और दूसरे होते हैं मैनेजर्स, ओके। वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा मैनेजर मुझे ओवरबर्डन कर रहा है, बहुत सारा काम दे रहा है, ढंग से मेरे को काम नहीं करने दे रहा है, बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, ठीक है। हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। वेयर एज मैनेजर ये सोचता है अरे यार ये वर्कर्स ना काम चोर है एक नंबर के, इनको काम तो करना आता नहीं है, ढंग से काम करते नहीं है और वैसे ही मेरा काम खराब कर देते हैं बनाने की जगह, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? वर्कर्स ऑलवेज फील दैट देयर मैनेजर्स आर ओवरबर्डनिंग देम विद अ लॉट ऑफ वर्क, ओके। एंड मैनेजर्स ऑलवेज फील दैट द वर्कर्स आर लेजी, they are lethargic and they do not work to the best of their capacity, right? So जब ये दोनों के conflict of opinions आते हैं ना, इसको आप लिख लो, बेशक लिख लो कि what is it? Conflict of opinions. So when there are conflict of opinions, then there is obviously bound to happen कि वहाँ पर discord हो जाएगा, है ना, conflict हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। बट टेलर ने इसको ठीक करने के लिए भी सजेशंस हमें प्रोवाइड की थी। वैसे ही जैसे हेनरी ने आपको इतने सारे सॉल्यूशंस दिए, टेलर ने भी आपको सॉल्यूशन दिया कि आपको ज़रूरत है एक मेंटल रेवोल्यूशन लाने की, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पापा से लड़ाई हो जाती है ना, आपके पापा का एक अलग ओपिनियन है, आपका एक अलग ओपिनियन है, तब आती है बीच में आपकी मम्मी मेंटल रेवोल्यूशन लाने के लिए। वो आकर आप दोनों को बैठ के ये समझाती है यार तेरे पापा गलत नहीं है, वो तेरा बेस्ट चाहते हैं, वेयर आपको समझाती हैं, आपके पापा को भी समझाती है कि वो बच्चा है उसको माफ़ कर दो। तो ये होता है मेंटल रेवोल्यूशन। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे के टूवर्ड्स मतलब अच्छी फीलिंग लाने के लिए प्रमोट करना चाहिए, पॉजिटिविटी के लिए प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हार्मनी बढ़ जाएगी, है ना। और इसके अंदर एक और इन्होंने चीज़ बोली कि आप ये कैसे मेंटल रेवोल्यूशन ला सकते हो। देखो बैठे बैठे तो रेवोल्यूशन आने नहीं वाला, कुछ तो देना पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को खुश करना है ना। और दोनों पार्टीज़ को अगर खुश करना है तो देखो बोलने से तो बातें बनती नहीं है, कुछ देना पड़ता है ना। आजकल तो मतलब कुछ प्रॉफिट दोगे, कुछ रेवेन्यू दोगे, तभी वो मानेंगे कि चलो ठीक है। वैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, सबसे पहली बात वर्कर्स को प्रॉफिट का पार्ट देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्कर्स ये नहीं सोचेंगे कितनी कम सैलरी देता है, नहीं सोच सकते। इसी वजह से वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, है ना। और ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और उसी प्रॉफिट में से उनको पार्ट मिल जाएगा, तो वर्कर जो है वो काम अच्छा करने लग जाएगा। तो देखो यार,
वर्कर्स को तो आप प्रॉफिट में पार्ट दे दो, वो खुश हो जाएंगे, उनके अंदर मेंटल रेवोल्यूशन आ जाएगा। वैसे ही मैनेजर्स के लिए आपको क्या करना होगा, वर्कर्स को अपने मन में ये लाना होगा कि ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छे से और भी ज़्यादा काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। और अगर मैं अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स काम करने लग जाऊंगी तो मेरा मैनेजर भी अपने आप खुश हो जाएगा कि यार ये लेज़ी नहीं है, ये अपने आप इनिशिएटिव लेते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, इनको खुश रहने दो, इनको भी अच्छी सैलरी दो और मस्त से रहने दो इनको भी, ठीक है। तो यही होता है मेंटल रेवोल्यूशन लाना। मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, दोनों पार्टीज़ के एक जो थॉट प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली बदल देना, ठीक है। और ये करने का तरीका सिर्फ यही है जब दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा हो, वर्कर्स को प्रॉफिट मिल रहा हो और मैनेजर्स को ये लग रहा हो कि मेरे वर्कर्स अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पा रहे हैं। तो शेयर प्रॉफिट्स विद द वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड कमिट टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द मैनेजर्स कैन बी हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है थर्ड प्रिंसिपल हमारा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब स्टूडेंट्स को हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है, बट इसको आपको इस तरीके से समझना है कि ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक एक्सटेंशन है ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। सपोज हमने पहले में समझा ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट में आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा राइवल ओपिनियंस होते हैं और तभी आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ही ईजीली हो जाती हैं। बट ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, थोड़ा सा रिलेटेड है बट बहुत ही ज़्यादा एक एंगल से डिफरेंट है। किस एंगल से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपकी क्लास असेंबली होने वाली है, ठीक है। हमारे टाइम पे क्लास असेंबलीज होती थी, हर क्लास को जो है वो एक रोल प्ले करना होता था स्टेज पर जाकर, ठीक है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम को और उसके बाद सिटिंग्स, जैसे कि आप जो स्टेज है उसको कैसे डेकोरेट करोगे या फिर आप उसके ऊपर कैसे प्लेसमेंट करोगे फर्नीचर की, उसको आपको क्लासरूम में बदलना है क्या, कुछ भी, मतलब जो भी आपके डिफरेंट काम होंगे ना उस ग्रुप प्रोजेक्ट में, कॉस्ट्यूम्स का हो गया, प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर का हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, या फिर जो कैरेक्टर्स को चूज़ करने का काम है, ये सब काम, मेकअप का काम हो गया अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पर करने वाले हो तो ये जो सारा काम है ना, ये सारे काम एक साथ चलने चाहिए। मतलब कि इन लोगों के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज एक डिपार्टमेंट जो कि कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही ईगो में है, मैं तो अपने हिसाब से काम करूँगा, मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा। मतलब वो ऐसा काम कर देता है जो कि बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, उस तरीके से अलाइन नहीं है कि पूरा का पूरा रोल प्ले सक्सेसफुल हो सके। इसलिए कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पूरा रोल प्ले सक्सेसफुल बनाना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Every person should have mutual respect, mutual confidence, understanding for each other's work. Okay? हर किसी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है एक दूसरे के काम के लिए। प्लस एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से यहाँ मेंशन कर लो कि आपको ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ओके। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ओके। और ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, आप इसको ऐड कर सकते हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू अचीव ग्रुप गोल्स, ओके। मतलब आप कोलैबोरेट करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर चलोगे ताकि आप ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, जो कि क्या था, आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल प्ले है उसको सक्सेसफुल करना था। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिर से टेलर ने सिर्फ मीनिंग तो समझा के छोड़ नहीं दिया, उसने थोड़े से आपको मेजर्स दिए, रेकमेंडेशंस दी। उसमें क्या आता है, सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि जब भी आप वर्कर्स के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वर्कर्स के लिए प्रॉपर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो टेलर ने क्या बोला, जब आप उनके प्लान्स बना रहे हो उनसे इनिशिएटिव ले लो, जैसे कि हेनरी फ्योल ने अपने इनिशिएटिव प्रिंसिपल में कहा था,
आप उनसे अगर पॉइंट्स लेते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो, उनके जो उनके रिकमेंडेशंस है वो समझने की कोशिश करते हो और उनको अपने पॉइंट्स में इंक्लूड करते हो, तो वर्कर्स का जो वो होता है ना एंगेजमेंट, मतलब उनकी जो फीलिंग होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा कर सकूं, वो बढ़ जाती है बहुत ही हाई लेवल पर, और वो फिर और ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आपको वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, आस्किंग देयर सजेशंस एंड गिविंग देम रिवॉर्ड्स फॉर देयर सजेशंस। अगर वो सजेशंस दे रहे हैं तो आप उनको जैसे कि प्रॉफिट में पार्ट दे दो, अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है उनकी सजेशन की वजह से, है ना। सो ये होता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। द लास्ट पॉइंट जो हमारे टेलर साहब ने यहाँ पे मेंशन किया वो ये था कि आप इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क करो। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बर्डन रोल प्ले में एक ही इंसान पे टिका हुआ है, नहीं, डिवाइडेड है हर इंसान के बीच में। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी सारा काम बटा हुआ होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, और जो मैनेजर है उसको हमेशा अपने वर्कर्स के साथ प्रेजेंट होना चाहिए जब वो काम कर रहे हैं, और अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो जो मैनेजर है उनकी मदद करे। जैसे कि क्लास टीचर आपके साथ रहेगी हमेशा जब आप रोल प्ले की तैयारी कर रहे हो, वैसे ही मैनेजर को आपके साथ रहना होगा। ओके, इसको अभी मुझे पता है थोड़ा होच पोच हो रहा है, इसको सम अप करते हैं कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने हैं ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके अंदर एक दूसरे के काम के लिए कॉपरेशन, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे अचीव कर सकते हो ये? आप सबसे पहली बात उनके सजेशंस ले सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो वर्कर्स की, और आपको हमेशा इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क करना है ताकि किसी पे भी बर्डन ना आए और हर कोई कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के साथ। ओके, जल्दी से लास्ट प्रिंसिपल को ख़त्म करते हैं एंड देन हम चारों के चारों प्रिंसिपल्स को दोबारा से एक समराइज्ड फॉर्म में समझेंगे। ओके, सो फोर्थ कहता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसको समझना बहुत टफ लगता है बट ये बहुत ही ईजी है। इससे सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से याद रखना कि ये इस चीज़ की बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को हायर कर लिया तो मेरा काम क्या वहीं ख़त्म है कि मुझे उससे सारा का सारा काम निकलवाना है? नहीं, मुझे उसकी डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मुझे उसको टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं उसकी स्किल्स को बढ़ा सकूं। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक फ्रेशर हायर हुआ है कंपनी के अंदर, क्या उसको ट्रेनिंग के थ्रू नहीं ले जाया जाता? बिल्कुल लेके जाया जाता है। उसके बाद उसको डेवलपमेंट की जाती है, उसको डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स में बिठाया जाता है। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि सक्सेशन प्रोग्राम होता है। सक्सेशन प्रोग्राम ये होता है कि जब हमें पता है कि इस एम्प्लॉय के पास पोटेंशियल है कि ये आगे जाकर हेड बन सकता है, तो हम अभी से उसको पकड़ लेंगे, उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे, ताकि जब वो अपर लेवल वाला बंदा रिटायर हो तो मैं इसको वहाँ पर बिठा सकूँ। तो ये क्या हो रही है, मैं सिर्फ उसको वर्क पे नहीं रख रही कि तू मेरा काम करके दे, चल मेरा काम करके दे, नहीं, मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ कि वो आगे अपने करियर में एडवांसमेंट भी कर सके। ठीक है, तो इसी को ये कहते हैं कि एक वर्कर जो आपने हायर कर लिया, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो, उसकी ओवरऑल जो उसकी ग्रोथ हो रही है ना लाइफ की, वो इंक्रीज करो, उसको रेस्ट्रिक्ट मत कर दो उसकी ग्रोथ को एक लेवल पे। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट्स, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मैच द जॉब विद द स्किल्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी को हायर तो कर लेती हूँ, लेकिन वो ना उस पोजीशन के लिए बना ही नहीं होता है जिसके लिए मैंने उसको हायर किया है। सपोज मैं एक साइंस के टीचर को कॉमर्स पढ़ाने के लिए बिठा रही हूँ। अब ये क्या हो रहा है, मैंने स्किल्स को मैच नहीं किया जॉब के साथ, और इससे क्या होता है कि मैं उनकी डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगी, है ना, मैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को घटा दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करेगी साइंस की टीचर कॉमर्स पढ़ाने में। उनकी ट्रेनिंग तो बात की बात है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी, उनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी घट जाएगी, ग्रोथ ही घट जाएगी, है ना। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हुए वर्कर्स की
आप लोग मैच करो जॉब को स्किल्स के साथ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, और एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? इन 2 तरीक़ों से, मैच करो जॉब और स्किल्स को, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो। और अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो आपकी प्रोस्पेरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी बढ़ जाएगी। मतलब वर्कर्स खुश, वर्कर्स की प्रोडक्शन बढ़ी, वर्कर्स की प्रोडक्शन बढ़ी तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, ठीक है। अब हम इन चारों प्रिंसिपल्स को एक बार फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जो पास्ट में कर रहे थे अब भी वही करते जाओ, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बदलती है आपको साइंटिफिकली आपके वर्क मेथड्स को डिफाइन करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको चलाना चाहिए, इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ये बोला गया था आपके जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस आते हैं ना, आप एक दूसरे से लड़ोगे ही लड़ोगे, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में 2 वाले व्यूज़ हैं, 2 ओपिनियंस हैं, एक वर्कर्स के ओपिनियंस, एक मैनेजर्स के ओपिनियंस। अब उन ओपिनियंस को चेंज करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन लाना होगा, ठीक है। मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के लिए प्रॉफिट्स में पार्ट देना होगा और वर्कर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स कमिटमेंट बढ़ानी होगी ताकि मैनेजर्स उन पर ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है आप कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगाओ ताकि आप ग्रुप गोल्स को अचीव कर सको। सिर्फ इंडिविजुअलिटी पे ध्यान मत दो कि मेरा अचीव हो जाए, मैं खुश हो जाऊँ, बस बहुत है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओगे आप खुद आगे बढ़ने लग जाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अपने वर्कर्स की डेवलपमेंट करो, उनकी फुल एफिशिएंसी बढ़ाओ। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस किस तरीके से बढ़ सकती है? आप उनकी जॉब और स्किल्स को मैच करो, प्लस आप उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करो। इससे क्या होगा? वो भी एफिशिएंट बनेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। नाउ एवरीवन, हम कल टेलर के मेथड्स पढ़ेंगे, उसको भी ऐसे इजीली डिकोड करेंगे। Thank you for showing so much love on all the videos that I have been posting. I am truly very grateful for all the support that I have been getting. Please subscribe to my channel. Please hit that like button and please press that bell icon, and thank you once again.